लिहाजा मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम ये माने कि 16 मई है और आपने जिस यात्रा का जिक्र किया उसमें मुझे भी भागीदार बनना था और बहुत लोगों को बनना था, हम नहीं हो पाए कोरोना की वजह से। लेकिन 16 मई को जो हमें भी इंप्रेशन था और बहुत सारे लोगों को ये इंप्रेशन था कि जो ये काला पानी है वहां से जब वो छूटे तो शायद वो आजाद कर दिए गए। और काला पानी उस वक्त तक ये माना जाता था कि वो कोई राज देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहां बिल्कुल कोई आदमी रह ही नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि वो समुद्र के किनारे जेल बनी हुई थी और वहां सिर्फ समुद्र था और टापू थे, तो उसको काला पानी के नाम से कहा जाता है। और वहां से फिर वो छोड़े गए, तो वहां से कई जगह से होते हुए कलकत्ता से जब वो आज रत्नागिरी पहुंचे तो वहां भी छोटी सी जेल थी। तो वहां सिर्फ इतना ही फर्क हुआ कि जो उनके परिवार के लोग थे जो वहां काला पानी नहीं जा सकते थे, जहां मिलने के बड़े रेस्ट्रिक्शन थे, यहाँ मिले। और यहाँ भी उन्होंने जो है, मैं समझता हूं कि जिस किताब की रचना की, अगर शायद हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, तो मुझे लगता है मंजरी जी जो किताब उन्होंने लिखी ये रत्नागिरी जेल में ही लिखी, मेरा ख्याल है। हाँ, रत्नागिरी जेल में उन्होंने हिंदुत्व लिखी। हिंदुत्व हाँ किताब वो जो है वो जी जी रत्नागिरी वही जेल वही में। जी जी। जी। और उसके अलावा भी जो मैं आज पढ़ता हूं, जब मैं आज उनको देखता हूं, तो जितनी बेहतरीन किताब उन्होंने 1857 का, जो जिसे हमारे यहाँ म्यूटनी कहते हैं, गदर कहते हैं, विद्रोह कहते हैं, उसको जिस तरीके से लिखा उन्होंने 1857 का स्वतंत्र समर, इसमें जिस तरीके के तथ्य लिखे हैं, जिस तरीके की चीजें लिखी हैं। और एक और जो बात आप लोगों ने बड़ी की है, वीर सावरकर स्मारक के लोगों ने, कि जितना भी उनका इतिहास, जो भी उनकी बड़ी किताबें थी जो महाराष्ट्र, जो मराठी में थी या रीजनल भाषा में थी, आप लोगों ने जिस तरीके से हिंदी में और इंग्लिश में उनको प्रीप्रिंट करा करके, उनका ट्रांसलेट करा करके, उनके मूल तत्वों को बनाए रखते हुए भी जो छापा है, इससे आज पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर उनके विचारों को लोग पढ़ना चाहते हैं और उनको जानना चाहते हैं। इसलिए एक नहीं, आपने खासतौर से ये जो छोटी किताब है इसकी बहुत मेरे पास डिमांड आती है लोगों की। ये जो हिंदुत्व का जो किताब है, हिंदुत्व का मूल तत्व जो उन्होंने आप लोगों ने छापी, इस बहाने मैं समझता हूं। देखिए, एक और आप लोगों ने एक किताब छापी है, ये भी किताब जो है लोगों ने बहुत मुझसे मांगी, मैंने उनको दी। और ये वो किताब है जिसका शायद हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं, काला पानी का। तो मैं मानता हूं कि ये तमाम सारी किताबों के पीछे जो आपका मकसद था वो बहुत हद तक पूरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सावरकर से सत्ताएं डरती क्यों हैं? सावरकर के विचार से सरकारें उसको बोलना तो चाहती है, कहना तो चाहती है, लेकिन उन विचारों को अपनाना क्यों नहीं चाहती? हमको याद है कि वीर सावरकर जी के बारे में जो कविता इस देश में बड़ी वायरल होती है, वो भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि सावरकर क्या है, सावरकर माने तप, सावरकर माने शक्ति, सावरकर, वो बड़ी लंबी थी। तो जो उनके विचार थे उसको देख के लगता था कि सावरकर को लेकर के जो उनके मन के विचार हैं वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी शायद उसमें वो बात रहेगी। लेकिन मुझे सब कुछ उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। कुल मिलाकर के ये जरूर हुआ कि सावरकर साहब को, जिनको जिस तरीके से अछूता बनाया भारतीय राजनीति ने, और बहुत सी हिंदुवादी संगठनों ने भी उनको अछूता बनाया, क्योंकि शायद उनके विचार जो थे वो उस हिंदुत्व की जो परिभाषा समय समय के अनुसार, स्वार्थों के अनुसार बदली जाती है, कुछ उसमें काट छाट होती है, उसमें सावरकर शायद नहीं फिट होते थे। लिहाजा सावरकर का नाम ले लो, बस इतना ही बहुत है, और उनके विचारों को प्रमोट मत करो। तो मुझे मालूम है कि वो किस तरीके से उस 98 से लेके 2004 के बीच में जो सरकार आई, और वहां किस तरीके से पार्लियामेंट में उनका एक तैल चित्र लगा, और उसमें पहले विचार हुआ कि नहीं लगेगा, फिर बाद में लगा। और अब जो है, अब मैं देख रहा हूं कि एक राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा, फिर तो चुनाव से पहले कहा जाता है दिया जाएगा, फिर चुनाव के बाद कुछ और हो जाता है, फिर अभी तक वो बात वही की वही अटकी रहती है। तो ये वजह क्या है कि सावरकर के तो परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो राजनीति में हो, सावरकर के परिवार का भी कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो ऐसी ताकत के लोग हो जिससे सरकार को कुछ ले सके, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवारों के पूर्वजों की बोई हुई या उनकी चलाई हुई दुकान को आज तक आगे बढ़ के राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच जाते हैं।
और उनका कंट्रीब्यूशन सबको मालूम है क्या है। लेकिन उस परिवार का कोई आदमी कोई राज्यसभा की टिकट लेने आया हो, कोई चुनाव लड़ने आया हो, ऐसा भी नहीं है। उसके बावजूद भी सावरकर के बारे में बोलने से पहले कम से कम महाराष्ट्र में 4 बार सोचना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सावरकर का जो हिंदुत्व था, जिस सावरकर के हिंदुत्व को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया अपनी सुविधाओं के अनुसार, उस हिंदुत्व के अंदर मुझे याद है कि 1939 में जो हिंदू महासभा का 21वां सेशन हुआ था, उस सेशन में जो ये बातें आज के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूं, क्योंकि आज इजराइल का मामला भी चल रहा है और वहां जो इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप है हमास से लेकर दुनिया भर के, वो तमाम इस्लामिक आतंकवादी ग्रुपों को पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान से बाहर दुनिया भर के मुसलमानों को समर्थन है। और इजराइल क्योंकि एक ऐसा शांति प्रिय देश है और उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उनसे हमारे संबंध जो है सदियों पुराने हैं, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। सरकार का क्या स्टैंड है नहीं है मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन उस 21वें सेशन में मुझे लगता है कि सावरकर जी ने जो बात कही थी, उन्होंने जो बात कही है, मैं कोट कर रहा हूं उन्हीं के उससे, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय मुसलमान है वो अपने आप को भारत से बाहर रहने वाले मुसलमानों के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाता है बनस्पत जहां रह रहा होता है उसके अपने हिंदू पड़ोसी के। तो सावरकर ने कभी चीजों को छुपाया नहीं और बहुत साफ तरीके से कहा। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जर्मनी में ज्यूस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर ने अपनी ही किताब में इजराइल के बारे में आज जो भारत कह रहा है, आज जो भारत सरकार की पॉलिसी है, आज जो भारत के रिश्ते हैं, उस भारत को मैं समझता हूं कि सावरकर पहले ही कह चुके थे कि इजराइल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और इजराइल की लड़ाई से, इजराइल की तमाम चीजों से हमें सीखना चाहिए। तो सावरकर ने तो उस दौर में इजराइल को समर्थन किया था, कोई आज नई बात नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि सावरकर के हिंदुत्व में न कोई जाति थी, न कोई क्लासिफिकेशन था, सब हिंदुत्व थे। और वो ये मानते थे कि कोई भी जाति, जो आज जातियों की लड़ाई हो रही है, आज जातियों के कारण भारत के संविधान में भारत की समाज तो पूछता नहीं है कि आपकी जाति क्या है। रेल में सफर करते वक्त कोई ये नहीं पूछता आप किस जाति के हैं, चाय वाच बेचने वाले की कोई जाति नहीं पूछता, कोई खाना देने वाले की जाति नहीं पूछता। लेकिन ये बदकिस्मती है कि समाज जाति नहीं पूछता, लेकिन भारत का संविधान जाति पूछता है आपसे, भारत की व्यवस्था जाति पूछती है आपसे। आप एडमिशन लेने जाते हैं जाति पूछती है, आप नौकरी लेने जाते हैं जाति पूछती है, आप कोई फैसिलिटी लेने जाते हैं तो जाति पूछती है। तो हम ये देखें कि 1947 1950 से जब से संविधान बना तो जाति को भारत के संविधान ने ज्यादा बढ़ावा दिया, भारत के समाज ने नहीं दिया। आज भी मैं मानता हूं कि बिहार में जो पटना राजधानी है, वहां के बड़े मंदिर के पुजारी बहुत सारे दलित हैं, लेकिन ये बात राजनीतिक तौर पे कुछ लोगों को सूट नहीं करती तो इसलिए नहीं बताते। लिहाजा जो सावरकर का हिंदुत्व था वो ये कहते थे कि मनुष्य अपने कर्म से अपनी जाति तय करता है, उसका कर्म क्या है। अगर वो पढ़ा है, लिखा है, विद्वानों जैसी बात करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर उसमें पुरुषार्थ है, उसमें बाहुबली है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। लिहाजा जात पात वाला हिंदुत्व नहीं था उसमें ये व्यवस्था नहीं थी कि जो मां के पेट से ब्राह्मण पैदा होगा वही सबसे सुप्रीम होगा और वही सब कुछ करेगा। तो ये तमाम सारी चीजों का मैं समझता हूं आज बड़ा रिलेवेंस है। और दूसरी बात कि मुझे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सावरकर जी ने अपने रहते हुए दिल्ली में जो हिंदू महासभा का गठन हुआ और हिंदू महासभा बनी और मंदिर मार्ग के ऊपर एक बहुत बड़े कई एकड़ के अंदर एक मंदिर बना। मुझे याद है कि वहां ये कोर्ट में लिखा हुआ था, जब मैं अंदर गया वहां तो वहां ये लिखा हुआ था कि सावरकर ने ये सोचा कि जब कभी हिंदुओं पे कोई संकट आएगा या हिंदू जब अपने 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 नेता की तरफ, अपने उस आदर्श की तरफ देखेंगे तो वो कहां जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे। तो उसी अंदाज में उन्होंने हिंदू महासभा का ये जो पूरा मंदिर बना, वहां उनकी मूर्ति भी लगी हुई है और हिंदू महासभा के तमाम स्टालवर्ड्स की बड़ी बड़ी वो है। लेकिन इतने सालों के बाद 2 बार सरकार आ गई, इस सरकार को भी 6 साल हो गए, पिछली भी सरकार 5 साल के बाद चली गई, लेकिन हिंदू महासभा जो मंदिर मार्ग पे बनी हुई है, आज वहां दलाल चोर उचक्कियों के बीच में उस पर कब्जा कर लिया है। इतनी पुरानी विरासत है। क्या यह सरकार को नहीं चाहिए था कि जो सरकार इस सावरकर के विचारों को मानती है, उनका तैल चित्र भी वहां लगता है पार्लियामेंट के अंदर,
क्या वो जगह सरकार उसे अपने कब्जे में लेकर के, जैसे गांधी पीस फाउंडेशन को प्रमोट किया जाता है, उसी तरीके से सावरकर स्मारक जो बना हुआ है, जो सावरकर का मंदिर बना है दिल्ली में, या वीर सावरकर स्मारक से बात करके उसको ले लें, क्योंकि उसमें तमाम ऐसी ओरिजिनल चीजें हैं जो समाप्त हो रही हैं समय समय पे। लिहाजा आज मैं मानता हूं कि जितना भी मैं उनको पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि उस दौर में जब तमाम सारे लोग इस बात में लगे हुए थे कि किस तरीके से सरकार, जो अंग्रेजी सरकार है, उससे सांठगांठ हो जाए, कैसे हमें ट्रांसफर के बाद हमें सरकार मिल जाए, कैसे भारत का पार्टीशन भी अगर हो जाए तो उसमें उनकी चुप्पी थी, तमाम अपराध होते रहे। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण है कि देखिए, सावरकर जी जो हैं वो 26 फरवरी 1966 को उनका जो है उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और 1966 तक देश में बहुत कुछ हो चुका था, और मैं मानता हूं कि उसके बावजूद भी सावरकर नाम से सत्ताएं कितना डरती थी। लिहाजा सावरकर कहीं दोबारा से एक्टिव ना हो जाए, उनका विचार कहीं बाहर ना आ जाए, तब भी एक कपूर कमीशन बना करके उनको उनको परेशान करने की कोशिश की गई। और उस कपूर कमीशन में जितने तथ्य हैं लोग आज जानते नहीं है। वो कपूर कमीशन जाए, उस पे गूगल पे जाके सर्च करें, वो क्यों बना, कैसे बना, उसमें क्या तथ्य थे, गांधी जी की हत्या के बारे में कौन शामिल था, गांधी जी की हत्या कैसे 3 दिन पहले ही पता चल गई थी, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज है जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मंजरी जी, कि हुआ ये है कि एक बहुत बड़े, आप भी उनको जानती होंगी, वो बहुत बड़े प्रशंसक हैं, शायद उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू महासभा में बिताया है, और आजकल थोड़ा स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है, और उनका नाम है हरींद्र श्रीवास्तव साहब। और उन्होंने एक किताब लिखी थी, सावरकर पर थोपे हुए 4 अभियोग। और उस कविता में जब मेरी अभी उनसे एक हफ्ते पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अब थोड़ा याद कम रहता है, मैं थोड़ा भूल भी जाता हूं। तो मैंने कहा कि आपने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है, मैं कोशिश करूंगा कि कोई मौका मिलेगा तो मैं उसे पढ़ दूंगा। तो क्योंकि आपके हजारों लाखों लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, और जो सावरकर स्मारक का जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से, तो मैं ये कविता पढ़ने की आपसे इजाजत चाहता हूं, ताकि लोग सुने और क्या लिखा है उन्होंने और किस तरह लिखा है। ये जरा सा आज के युवा पीढ़ी को है। ये हरिंद्र श्रीवास्तव साहब हैं, गुड़गांव में रहते हैं, और उनके पिताजी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, वो काफी समय तक रहे। वो गोपाल गॉडसे से भी उनकी मुलाकात हुई, उस दौर के बहुत सारे लोगों को वो जानते थे। तो सावरकर के प्रति जो उनका जो सम्मान है वो उन्होंने प्रकट किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वो पढ़ने की कोशिश करूंगा। देखिए, वो लिखते हैं, जिंदगी किस तरह बिताता हूं बैठिए आपको बताता हूं, ठंडे लोगों से मुझको नफरत है, आग पीता हूं आग खाता हूं, चारों धामों से हूं अभी वंचित, अंडमान 5 बार हो आया हूं, हाँ मगर मैं कोई जगह ऐसी नहीं देखी जहां गूंजा था वंदे मातरम का स्वर, कोड़े बरसे थे नंगी पीठों पर, सिर कटे थे जहां पे वीरों के, गोलियां छातियों पे खाई थी, बस वहां ठटक के रुक जाता हूं, पूरा माथा वहां झुकाता हूं, 4 आंसू भी वहां आता हूं, थोड़ी मिट्टी भी उठा लाता हूं, उसको माथे पे भी सजाता हूं, फिर कभी रात के सन्नाटे में कलम को डालकर कलेजे में जो भी लावा सा फूट पड़ता है वही लिखता हूं वही गाता हूं, आप तक बस यही पहुंचाता हूं, आप बुलाते हैं चला आता हूं, जिस दिन जीवन से निपट जाऊंगा आपकी बाहों में सिमट जाऊंगा, आग हूं आग में मिल जाऊंगा, चांद तारों में न खोजना मुझे, मैं तो सूरज में नजर आऊंगा, तब तलक यूं ही जिए जाता हूं, आग पीता हूं आग खाता हूं। हरिंद्र श्रीवास्तव जी, ऐसे ऐसे विचार सावरकर को लेकर के, ये सोच, ये लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि सावरकर के बारे में जो कुछ झूठ फैलाया गया उसमें आप लोगों ने एक बड़ा रोल ये प्ले किया कि उस झूठ को कैसे तोड़ें। तो एकेडमिकली जो चीजें होती हैं, जो पॉलिटिकली होती हैं, आपने जितना काम किया है और उसको विस्तार दिया है। आज बिहार से भी मेरे पास फोन आए कि आज सावरकर स्मारक पे आप बोल रहे हैं, हम सावरकर के बारे में ये किताब पढ़ी। तो लगता है कि लोग सच में जानना चाहते हैं, और यही शायद भारत में बदलाव हो रहा है। और आज के जिस भारत की हम देख रहे हैं, जिस भारत को, ये तो नहीं कह सकते कि पूरा उनके ख्वाबों जैसा भारत है, लेकिन शायद जिस भारत की कल्पना सावरकर ने की थी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उस रास्ते पे बढ़ रहा है। और आज ऐसे ऐसे लोग, मैंने सुना कि आपके इस पूरे व्याख्यान माला में एक कैप्टन सिकंदर रिजवी भी आए थे जो सावरकर के ऊपर बोले। अब कैप्टन सिकंदर रिजवी आप सब जानते हैं कि वो
जिस तरीके से बल्तिस्तान के रहने वाले थे, उनके पिता माता पिता सब वहां के थे, हिंदुस्तान रहे, वेल ऑफ आदमी है, उनकी माता जी उस जमाने डॉक्टर थी जब कोई शायद मुसलमानों में पढ़ने लिखने की इतना वो भी नहीं था, और उनका जो थॉट था वो इतना क्लियर था, वो बड़े खुश थे इस बात के लिए कि आप लोगों ने उनको मौका दिया और बुलाया, उनकी पूरी मैंने स्पीच भी सुनी। तो ये बदलाव है, ये ताकत है आप लोगों की, जिसके कारण आज महाराष्ट्र से निकल करके देश के अलग अलग छोटे छोटे शहरों में लोग जा रहे हैं और इस बात से गुस्सा है कि ऐसे महापुरुषों को, ऐसे विद्वानों को, ऐसे विचारों को किस तरीके से इस देश में छुपाया दबाया गया। और सिर्फ सावरकर की क्यों, सावरकर की मुलाकात मुझे याद है कि एक जगह जिक्र आया है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिले थे और उन दोनों के अंदर मंत्रणा भी हुई थी कि भाई किस तरीके से जो हिंदू रेजिस्टेंस है वो कमजोर होता जा रहा है और आजादी की तथाकथित ये गांधी जी जो लॉ चला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू धीरे धीरे कम हो जाएं और जब ये विभाजन की तरफ बढ़ेगा तो हिंदुओं के पास लड़ने के लिए कोई तरीका ही नहीं होगा। तो उस वक्त सावरकर जी ने बहुत सारे हिंदू महासभा के लोगों को कहा कि तुम जाओ और आईएनए ज्वाइन करो और भारतीय सेना ज्वाइन करो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब जरूरत पड़े देश को तो भारत के अंदर लड़ने वाले वीर ना हो। तो आप एक तरफ देखें कि भारत का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो महाराष्ट्र है, वहां से वीर सावरकर और छत्रपति महाराज शिवाजी को देखें, और जो भारत का पूर्वी भाग है, जहां 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 हम आज बांग्लादेश देखते हैं, जहां बंगाल है, वहां के भी एक वीर सपूत को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो सरकारों ने किया, जो उनके 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 उनकी पूरी कहानी को जिस तरह गढ़ा, जिस तरह से उनकी हत्या कराई गई, जिस तरह उनकी राजनीतिक हत्या में खुद गांधी जी भी शामिल थे, कुछ तरीके से उनको देश के बाहर भेजा गया ताकि वो जिस तरीके की सोच रखते थे वो कहीं ना बन जाए। लेकिन इतना तो हम सब मानेंगे कि इस धुंधले में, इस हेजी कंडीशन में, इस अंधेरे में कहीं ना कहीं हालात इतने बदले हैं कि आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो क्लासिफाइड फाइलें थी उनको डी क्लासिफाई किया गया। लोगों ने आज सुभाष चंद्र बोस को समझना शुरू किया, लोग आज वीर सावरकर को समझ रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि किसी ना किसी बहाने, चाहे उनकी जन्म तिथि हो, चाहे उनकी पुण्य तिथि हो, चाहे ये आपने जो जिस तरीके से वीर सावरकर काला पानी मुक्ति शताब्दी व्याख्यानमाला की है, इस तरीके से ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। इससे उनके विचार अलग अलग विषयों पर बहुत साफ हैं, विदेश नीति पे क्या है, भारत की सोच पे क्या है। वो कभी भी भारत को इस तरीके से नहीं देखते थे जैसे आज का हिंदुत्व है, वो एक टेरिटोरियल हिंदुत्व को मानते हैं कि जो इस भूभाग पे रहता है वो हिंदू है। तो ये अपने आप में तो कहा जा रहा है हिंदुत्व है, लेकिन 30 करोड़ मुसलमान भी हैं जो इस हिंदुत्व को, जिन्हें वो हिंदुत्व कहते हैं, वो हिंदू तो इस देश को एक तरीके से, जिनको वो मुसलमानों को हिंदू कह करके उस समस्या से आंखें मोड़ लेना चाहते हैं, तो ये उनकी समस्या है। लेकिन सावरकर को कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो सावरकर से लेकर के तमाम उनके जितने साथी थे, वो तमाम सारे लोग जिस हिंदुत्व की कल्पना करते थे, जिस राष्ट्र की कल्पना करते थे, वो शायद हमें बहुत तो नहीं, लेकिन उसकी हल्की हल्की परतें हट रही हैं। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से लोग आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, देश भर से उन पर रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि हम, हो सकता है कि अपने जीते जी बहुत कुछ सावरकर के विचारों को जमीन पे उतरता ना देखें, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है, वो हम जरूर देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा। और सावरकर जी शायद कुछ बात करना चाहते थे, रंजीत भाई, वो अगर कुछ बात करना चाहते हो, कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।